अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछले कोई डेढ़ से 2 हफ़्तों में मेरे पास कोई इस बीमारी के साथ 3 से 4 पेशेंट प्राइवेटली चेक करा चुके हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी है और आप सुनेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि शायद आपके घर में भी किसी को हो। जब से लोगों में रुझान बढ़ा है ना घर के अंदर परिंदे रखने का, स्पेशली कबूतर रखते हैं लोग या पैरट्स रखते हैं, इवन मुर्गियों से भी हो सकता है। तो ये काफ़ी लोगों का शौक बड़ा है जिसकी वजह से वो घरों के अंदर या बाहर सहन के अंदर रखते हैं। तो उसके बाद कुछ पेशेंट्स में उनमें से कुछ लोगों के अंदर ना कुछ अलामतें आना शुरू हो जाती हैं जिसको अमूमन खांसी रहती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है और ज़्यादा लंबा अरसा हो तो वज़न कम वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। और वो फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। जिस तरह मैं अभी एक लेटेस्ट केस के बारे में बता रहा हूँ, वो तकरीबन हर डॉक्टर के पास गया, वो जीपी के पास गया, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गया और वो कुछ चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भी गया। और मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स ने उन्होंने चूँकि प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली, एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर नहीं था, तो उन्होंने सब कुछ उसको अस्थमा के तौर पे ब्रोंशियल अस्थमा लेबल किया, उसकी दवाइयाँ दी लेकिन पेशेंट बेहतर नहीं हुआ। अच्छा, वो फिरता-फिरता इसी तरह आगे-पीछे चेक करता-करता मेरे पास पहुँच गया। अच्छा, जब मैंने उसको चेक किया, उससे हिस्ट्री ली तो एक बड़ी डेफ़िनेटिव हिस्ट्री ऑलमोस्ट हर डॉक्टर को भी पूछना चाहिए कि मैंने उनसे पूछा बर्ड एक्सपोज़र तो नहीं है, आपके घर में कोई परिंदे तो नहीं है? तो उन्होंने मुझे कहा डेढ़ 2 साल से हमने काफ़ी ज़्यादा तादाद में कबूतर भी रखे हुए हैं और पैरट्स तोते भी रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जिसको आप कहते हैं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा आप उनके पास जाते हैं, उनका एक्सपोज़र कितना है? तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र था। इवन उनका जो फ़ीडिंग थी, उनको खुराक देना, उनका जो पर वग़ैरह होते हैं, उनकी सफाई, पिंजरे की सफाई वग़ैरह भी वो खुद ही करती थी। और इनिशियली वो कहते हैं हल्का-फुल्का सा होता था, तो ठीक हो जाता था अलामतें, लेकिन अब ये पर्सिस्ट कर रहा है। अभी मैं थोड़ा-सा चलूँ तो मेरा साँस फूल जाता है। दिल के टेस्ट मैंने कराए थे, वो भी मेरे ठीक हैं। एक्स-रे मैंने कराया था, वो भी ठीक है। अच्छा, जब मैंने उनका एक्स-रे देखा तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उनका मज़ीद एक नेक्स्ट सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में वो सारी चीज़ें डेफ़िनेटिव जो आ गईं और उस बीमारी को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, एचएसपी भी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अच्छा, ये जो परिंदे होते हैं, ना सिर्फ़ इन परिंदों से कुछ और मैं आपको शोबे भी बताऊँगा, ऑक्यूपेशन भी बताऊँगा। जिस तरह एक मेरे पास किसान आता है, फार्मर है बेसिकली, उसके अंदर भी यही डायग्नोसिस बनाया गया था। और उन पेशेंट्स में, उन लोगों में इन एक्सपोज़र होने की वजह से एक इसको पहले एलर्जिक एल्वेओलाइटिस भी कहते थे। अब इसको पहले 3 टाइप से एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक में डिवाइड करते थे, अब इसको क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 में डाल देते हैं। पुराना है तो क्लस्टर 2 है, एक्यूट सब एक्यूट है तो क्लस्टर 1 हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं इसे। इन पेशेंट्स में होता ये है कि इनकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, 3-4 टाइप, वो डिफरेंट है मेडिकल लैंग्वेज के। तो इनके लंग्स के अंदर उनकी वजह से असरात आना शुरू हो जाते हैं, जिनसे उनका साँस फूलता है। हम उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस टाइप पिक्चर आना स्टार्ट हो जाती है। आप समझ लें कि अपनी ज़बान में कि एक नमूनिया आपका जो ऑर्गेनिज़म्स करते हैं, एक ये नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ नमूनिया होना शुरू हो जाता है इन पेशेंट्स को, और जो पुराना होता है तो फिर वहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो सकती है और आप परमानेंट लंग स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो सकती है। तो ये कुछ परिंदे हैं, इवन अब तो मुर्गियों को भी कहा गया है कि उनसे भी हो सकती है, लेकिन जो जो नोटोरियस हैं, जो बहुत ही इस मामले में मशहूर है, एक उनमें कबूतर हैं, जिन्होंने रखे हों, कबूतरों का जो काम करते हों, या जिन्होंने ये पैरट्स वगैरह, तोते वगैरह, ऑस्ट्रेलियन बड़े-छोटे जो भी रखे हों, इनके परों से, इनके यूरिन से, इनके पेशाब में ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो एलर्जन होती हैं और कुछ सेंसिटिव जो आपके पेशेंट्स हैं, उनमें वो जाके ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कर सकती है। अच्छा, इसी तरह एक और शोबे जो इससे मुतासर हैं, उसमें फार्मर्स हैं, किसान जो हैं उनको हो सकती है। कुछ गन्ने वगैरह का काम करते हैं, बेगोसेस वगैरह और बिसिनोसेस वगैरह, उनमें कॉटन वगैरह के लोगों में भी ये हो सकती है। फिर कुछ लोग जो एसी का काम करते हैं, ह्यूमिडिफ़ायर का काम करते हैं, जहाँ पे यूज़ ज़्यादा करते हैं ह्यूमिडिफ़ायर या एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, उनके वाटर के अंदर ऐसे फंगल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस आपकी हो सकती है। फिर माल्ट वर्कर्स हैं, इसी तरह से को हाउस डस्ट है, उससे भी हो सकती है। एक हॉट ट्यूब लंग होता है, जिसके अंदर अगेन मोल्ड ग्रो करती है और उससे भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकती है। फिर ये कुछ लोग फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, स्पेशली पेंट्स वाली फैक्ट्रियों पे काम करते हैं। इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, जो ब्रोंकियल अस्थमा भी कर सकता है और वो आपको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी कर सकता है।
तो एक और इसका फर्स्ट इलाज क्या है कि आपने जिस चीज़ से एलर्जी आपको ये हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो रही है उसको घर में से निकालना है या उससे खुद दूर चला जाना है। ये इसका पहला इलाज है। अगर आप दवाइयाँ लेंगे और वो नहीं करेंगे तो वो आपकी सिम्टम्स में भी थोड़ी सी कम हो जाए, परसिस्ट करेंगी और परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी का टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और उसका टाइम पे जो आपका एलर्जन है उसकी एलिमिनेशन, उसका खात्मा भी बहुत ज़रूरी है और इसकी दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक दफ़ा ये प्रोलॉन्ग हो जाए फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते, फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर आपको ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें, एक दफ़ा फाइब्रोसिस हो जाए फिर उसमें रिकवरी का चांस बहुत कम होता है आपके पास। तो ये एक बड़ी यूनिक सी है और बहुत कॉमन है जब से लोगों ने परिंदे और ये रखना शुरू किए हैं, और अमूमन अंडर डायग्नोज है, लोगों को पता नहीं चलता। वो थोड़ी बहुत दमे की दवाइयों से बेहतरी होती है क्योंकि उसमें से कुछ दवाइयाँ इसमें भी दी जाती हैं। फिर इसका कोर्स लंबा होता है, 6 से 8 महीने, कुछ पेशेंट्स में 12 महीने तक भी आपको जाना पड़ सकता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन सिम्पटम्स होता है और उसकी दवाइयाँ भी इसकी डिफरेंट होती हैं और उसको भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी सी जब भी सिम्पटम्स आएँ तो फ़ौरन से अपने किसी अच्छे से डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट से रजू करें और उसको लाज़मन तशख़ीस आउट करें। आपको बाज़ औक़ात 1 साल, 2 साल, कई पेशेंट्स को 8-8 साल के एक्सपोज़र के बाद भी ये हो जाता है। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम 3-4 घंटे पहले एक्सपोज़र होता है और उसके बाद ये सिम्पटम्स आ जाती हैं। और फ्लू लाइक सिम्पटम्स भी इसमें शामिल होती हैं, तो अमूमन लोग इसको वायरल कह देते हैं, लेकिन ये वायरल फ्लू नहीं होता। तो ये एक ऐसी बीमारी थी जो बताना बहुत ज़रूरी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का।